हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज अपने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अपने 10th क्लास की आरबीएससी की बुक है अपने राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इससे एग्ज़ाम में चाहे आर्ट कल्चर हो चाहे हिस्ट्री हो, हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये राजस्थान में हिस्ट्री और अपने कल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। यह राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की ऑथेंटिक बुक है। इसमें से अपने राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट मुख्य परीक्षा हो गई, राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान में आयोजित होने वाली पटवार, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी जैसे, और अभी फ़िलहाल में आयोजित होगी दिसंबर में अपनी राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती, उसमें इस क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आरएस हो चाहे एसआई हो। इन सभी के लिए यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाने की अधिकतम संभावनाएं रहती है। तो आज से अपने इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं। पहले अपने इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके वन लाइनर प्रश्न देखेंगे और वन लाइन प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास के माध्यम से पहले देखेंगे इसमें कौन कौन से अपने लेक्चर रहेंगे तथा इसके बाद अपने पहले लेक्चर से शुरू करें। ठीक है, तो अपनी बुक का नाम है 10th क्लास की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अगर किसी के पास ये बुक है तो वो खोल के बैठिएगा। तो पहले देखते हैं अपने इसमें कौन कितने अध्याय हैं और इनमें क्या क्या विषय वस्तु रहेगी। तो अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस बुक के अपने अध्याय देखते हैं पहले। तो पहला अध्याय देखने को मिलेगा राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय, यानी राजस्थान के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है पहले अध्याय में। उसके बाद दिया गया राजस्थान आर्ट और कल्चर का टॉपिक अपने राजस्थान के संत एवं लोक देवता, यानी हर वैकेंसी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद है अपने राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले। उसके बाद चौथा अध्याय है अपना राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ये आर्ट और कल्चर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं इसमें। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम अपना छोटा अध्याय रहेगा। उसके बाद 7वां अध्याय अपना लोकगीत, यानी राजस्थान में लोकगीत कौन कौन से हैं, उनकी क्या महत्ता है, यह सभी इस अध्याय में बताया गया। उसके बाद अपना 8वां अध्याय राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, और उसके बाद 9वां अध्याय रहेगा अपना राजस्थानी भाषा और साहित्य। रीट मुख्य परीक्षा में राजस्थानी भाषा और साहित्य से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इसमें अपने कवर हो जाएंगे। उसके बाद 10वां अध्याय अपने राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। 11वां अध्याय रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजस्थान के मुख्य व्यक्तित्व। ये सभी अध्याय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने पहले अध्याय से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में अपने शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास एक सामान्य परिचय, यानी राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला अध्याय रहेगा अपना राजस्थान का इतिहास एक सामान्य परिचय, यानी इसमें अपने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी के पास ये पुस्तक है तो वह खोल के बैठे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। जैसे अपने इसको स्टार्ट करते हैं 1949 ईस्वी से पूर्व, यानी कब 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, यानी जिसे अपने वर्तमान राजस्थान कहते हैं। 1949 ईसा पूर्व से इसका कोई भी भौगोलिक अस्तित्व नहीं था। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस, इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम किसने, जॉर्ज थॉमस, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। पूछा जाए राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब, 1800 ईस्वी में। इसके बाद 1829, कब, 1829 एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन सी पुस्तक है, एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कब, 1829। लेखक पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टोड। यह पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। तो पूछा जाए सर्वप्रथम वर्तमान राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान में घोड़े वाला बाबा के उपनाम से जाना जाता है। और पूछे कौन सी पुस्तक में, तो एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा था। और ये कब पुस्तक प्रकाशित की गई, 1829 ईस्वी में प्रकाशित की गई। इसके आगे बात करें स्वतंत्रता के बाद, जब
इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ। तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया, जिसके कारण अपने 30 मार्च को क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो पूछा जाए रियासतों के एकीकरण के पश्चात यानी एकीकरण के दौरान सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम कब रखा गया, तो 30 मार्च 1949 को रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के भिन्न भिन्न नाम देखने को मिलते हैं। तो अपने देखेंगे कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। तो कुछ क्षेत्र उनकी विशेषता भौगोलिक विशेषताओं यानी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ वहाँ पर बसी जातियों के आधार पर देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान के क्षेत्रों का प्राचीनतम नामों में पहले देखेंगे ऋग्वेद के अनुसार। किसके अनुसार, ऋग्वेद में कौन कौन से नाम देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है मरु, धनव्य, जंगल, मत्स्य और सूरसेन। ये अपने इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से ऋग्वेद में कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। पहला मिलेगा अपने मरु, उसके बाद धनव्य, उसके बाद जांगल, मत्स्य और सूरसेन। और मरु और धनव्य दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी मरु और धनव्य के अर्थ क्या होता है, सेम होता है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए किया जाता है। यानी पूछा जाए जोधपुर संभाग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मरु, धनव्य और कालांतर में देखने को मिला मारवाड़ और मरुवार। ठीक है, तो ये अपने किसके लिए प्रयोग किया जाएंगे, जोधपुर संभाग के लिए। जोधपुर पहले मरु और फिर मरुवार और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। ठीक है, जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ शमी, केर, पिल्लू आदि के पेड़ या झाड़ियाँ देखने को मिले। यानी पूछा जाए जंगल का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया, जहाँ शमी, केर और पिल्लू आदि की उपलब्धता थी, उस क्षेत्र के लिए जंगल कहा गया, जो कि वर्तमान बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है, जिसे जंगल देश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बात करें मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में भी एक राज्य के रूप में हुआ है। किसमें, पूछा जाए किस नाम का उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है, तो राजस्थान के मत्स्य का नाम अपने महाभारत में देखने को मिलता है। उसके बाद जयपुर और अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था। कौन सा, मत्स्य। इसकी राजधानी पूछा जाए तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी, विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र कौन कौन से, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य के सम्मिलित थे। तो मथुरा के क्षेत्र से सटे कौन कौन से, एक तो अपना धौलपुर और करौली जिला किस राज्य के भाग थे, तो ये अपने सूरसेन राज्य के भाग थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं राजस्थान से संबंधित, एक तो अपने मत्स्य देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी अपने चर्चा की थी, कौन सी हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी अपनी विराटनगर। और उसके बाद सूरसेन देखने को मिलता था, जो कि राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले से संबंधित है। इसके आगे बात करें अपने भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्न हैं। यानी भौगोलिक विशेषताएं, जैसे माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। यानी माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाएगा, अपने कांठल कहलाएगा। उसके बाद क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है, यानी किनारे पर, कांठे यानी किनारे पर स्थित है, इसलिए इसे अपने क्या कहेंगे, कांठल कहेंगे। इसके बाद 56 गांवों के समूह के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को 56 का मैदान कहा जाता है। किसे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को अपने क्या कहेंगे, 56 का मैदान कहेंगे। उसके बाद अपने ये मैप दिया गया, इसमें देखो जंगल, ढूंढाड़, उसके बाद है मेवात, मांड, मरु, ये नाम दिए गए हैं। जैसे जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था, जांगल अपने बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र, इसमें कुछ गंगानगर भी सम्मिलित था। इसके बाद अपने गंगानगर हनुमानगढ़ को योध्या कहा जाता था। उसके मांड, ये अपने मांड दिए, तो मांड कहाँ था, जैसलमेर को मांड, मरु, धड़, अडावली, मारवाड़ ये किसे कहा जाता था, अपने जोधपुर संभाग को, यानी जोधपुर को अपने कहा जाता था। उसके बाद है मेवाड़, मेवाड़ अपने जानते हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र मेवाड़, वागड़ अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर को कहा जाता था। ठीक है, और मेवात कहा जाता था अलवर भरतपुर को, और ढूंढाड़ अपने जयपुर को कहा जाता था, जिसे कछुओं द्वारा बताया गया था। इसके आगे बात करें तो अपने भैंसरोडगढ़ से लेकर, कहाँ से लेकर, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक के क्षेत्र को पठारी भाग, कौन सा भाग, पठारी भाग क्या कहलाता था, ऊपरमाल कहलाता था। यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के क्षेत्र को अपने क्या कहते थे, ऊपरमाल कहते थे। उसके बाद उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। कौन सा क्षेत्र, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, गिरवा। पूछा जाए किस कारण से, तो ये यहाँ पे क्या थी, पहाड़ियों की
अधिकता थी, जिस कारण इसे गिरवा कहा जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? मांड देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा अपने मैप में कर ली थी। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते थे? वागड़। क्या कहेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहेंगे। और कोटा और बूंदी के क्षेत्र को अपने हाड़ौती कहेंगे। क्या कहेंगे? हाड़ौती। उसके बाद अपने दिया सीकर, झुंझुनू, चूरू के क्षेत्र को अपने शेखावटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावटी या तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। ये अपने राजस्थान के अन्य नामों के बारे में चर्चा कर ली। तो अपने देखते हैं इतिहास का काल विभाजन, यानी इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जाता है और राजस्थान का इससे क्या संबंध है और किस किस प्रकार के अवशेष देखने को मिले हैं। तो पहले देखते हैं इतिहास का काल विभाजन। तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 3। पहला अपना प्राक युग, उसके बाद आद्य युग और उसके बाद ऐतिहासिक युग। कौन कौन सा? प्राक, आद्य और ऐतिहासिक युग। ठीक है। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्राक युग किसे कहेंगे? जिसकी जानकारी के स्रोत अपने को प्राप्त नहीं है, उसे अपने प्राक युग कहेंगे। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। यानी प्राक युग में क्या था? मानव था, वो लेखन कला से क्या था? अपरिचित था, लेखन कला नहीं जानता था। उसके बाद आद्य युग आता है, जो कि दूसरा है अपना। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसकी लिखित साक्ष्य तो है। यानी आद्य युग के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, किंतु वे अस्पष्ट हैं अथवा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। यानी उसे अपने पढ़ नहीं सके हैं, और कुछ है वो अस्पष्ट है, यानी पढ़ने की दशा में नहीं है। उसके बाद ऐतिहासिक युग, यानी ऐतिहासिक युग किसे कहेंगे? अपने उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य प्राप्त है। यानी जिसे अपने पढ़ भी सकते हैं और वो स्पष्ट भी है, उनसे अपने जानकारी मिलती है, भाई ये किससे संबंधित है, किस राजा से संबंधित है, यहाँ कौन निवास करता था, इन्हीं सभी बातों की अपने जानकारी मिलती है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के काल को इस प्रकार विभक्त किया जाता है। कैसे? पहला आपने देखा है प्राक युग, यानी यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले था। उसके बाद आद्य युग, ये अपने हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक था। कब? हड़प्पा युग, यानी हड़प्पा से ये अपने अवशेष मिले हैं जिन्हें अपने पढ़ नहीं सके अभी तक। ठीक है। उसके बाद 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अपने ऐतिहासिक युग, यानी यहाँ से अपने ऐसे सुस्पष्ट और सुपठित लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं जिनसे अपने जानकारी मिल सकती है। ऐतिहासिक युग ये अपने हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। इसके बाद अपने बात करते हैं, पहला है अपने प्रोग ऐतिहासिक राजस्थान, यानी प्राक युग में राजस्थान। तो मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, यानी नदी के किनारे मानव सभ्यता का उदय देखने को मिलता है, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाली कंदमूल और फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिस कारण उन्हें क्या था? भोजन और आवास में सुविधा प्राप्त होती थी। संगम वनों के कारण क्या होता था? मांस हेतु मछली की आसानी से उपलब्धता हो जाती थी। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। ठीक है। यदि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मरुस्थलीय भूभाग में समुद्र विद्यमान था। ठीक है। तो अपने वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में क्या मरुस्थल देखने को मिलता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे पहले क्या था? समुद्र विद्यमान था, जिसे अपने किताबों में पढ़ने को मिलता है। टेथी सागर का अवशेष माना जाता है मरुस्थल। तो कौन सा सागर होगा? टेथी सागर होगा। ठीक है। उसके बाद सरस्वती और दरस्वती नदी इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी, यानी यहाँ मानव जीवन की अच्छी आवश्यकताएं पूर्ति वाली साधन उपलब्ध थे, जिस कारण यहाँ जीवन संभव था। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति राजस्थान को भी मानवीय सभ्यताओं जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। तो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को अपने प्राक काल कह सकते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन पाषाण काल को अपने कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले अपने पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद उत्तर पाषाण काल। तो अपने पहले पढ़ेंगे अपने पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ें। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाणिक, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थरों के
अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व, कब 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी राजस्थान में। 1870 ईस्वी में किसने? हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार खोजी थी। यानी पूछा जाए 1870 में किसने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्तकुठार खोजी? तो ये बने हो जाएंगे C.H. हेक्टे। कौन हो जाएंगे? C.H. हेक्टे। हैंड एक्स कहा जाता है, ठीक है, हस्तकुठार को। उसी प्रकार आगे बात करें, कुछ समय पश्चात स्टेनकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोजे। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्स कॉलेज पुणे के वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन? वीरेंद्रनाथ मिश्र, जो कि भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। वीरेंद्रनाथ मिश्र राजस्थानी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताएं, यानी किसकी? पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताएं और संस्कृति विभिन्न पक्षों के सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। उसके बाद इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर और जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में प्रमुख नदी, विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय भी आलीचन को दिया जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। यानी यहाँ से अपने सभ्यताओं की जानकारी मिली थी। इन सभ्यताओं को अपने इसी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अपना दूसरा काल देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल। कौन सा हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी है अपने राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी, उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़गढ़ की बेड़ज नदी घाटी, विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों। इन कला के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। यानी इसके अपने उपकरण क्या थे? हल्के थे, छोटे थे और कुशलता से यानी अच्छी तरह से बनाए हुए थे। ये उपकरण जेसपर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियंस, क्वार्टजाइट, क्लेसडोनी पाषाणों से बने थे, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैप, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है, ठीक है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। उसके बाद अपने लास्ट काल है अपने उत्तर पाषाण काल है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर यानी नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों पर उत्तर पाषाणकालीन सभ्यताएं अनेक उपकरण देखने को मिले। इसके बाद अपने राजस्थान में धातु काल। तो धातु काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र या कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की तत्कालीन संस्कृति एवं प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सभ्यता कहाँ हो जाएगी? अपने सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूंड सभ्यता राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल सभ्यता उदयपुर, पिंड या पांडिलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ सभ्यता नागौर, साबनिया और पुगल सभ्यता बने बीकानेर और नंदलालपुरा, गिराड़ोडेथ, चित्तनवाड़ी जयपुर में और एलान जालौर में, बुढ़ा पुष्कर अपने अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में और मल्हार भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी इन सब ये सभ्यताएं अपने धातु काल से संबंध रखती है। तो पहले अपने देखते हैं लोहे काल। कौन सा काल देखेंगे? लोहे काल। तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान, उनका प्रयोग मानव इतिहास के युगांतकालीन घटना थी। इसने कृषि उपकरणों में हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाया, सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह सभ्यता भरतपुर, जोधपुर सभ्यता जयपुर, सुनारी सभ्यता झुंझुनू और रेंड सभ्यता टोंक।
आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। लोहा से प्राप्त लेखों के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुर तथा सोनारी जैसे लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने अवशेष मिले हैं। रेंड को तो लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। तो ये अपने एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भाई राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो अपने रेंड सभ्यता कहाँ हो जाएगी? रेंड सभ्यता टोंक में, उसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अपने टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, उसके आगे बात करें, लोहा काल के पश्चात भारत के अन्य भागों में भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुर सभ्यता, जयपुर, सोनारी और नोहा स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया। यानी इसके बाद अपने साक्ष्य मिलने लगे जिसके बारे में अपने इतिहास को जान सकते थे, यानी लिखित और स्पष्ट साक्ष्य मिलने लगे। ठीक है, तो अपने पहले देखते हैं अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्या देखेंगे? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो पहली सभ्यता देखने को मिलती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली सभ्यता अपनी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता अपने प्राचीन सरस्वती नदी यानी सरस्वती या दृश्यवती, जिसे वर्तमान में गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं। गग्गर नदी के नट होगी, नाली होगी, दृश्यवती, सरस्वती, राजस्थान का शोक, पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। ये अपने किसके उपनाम हो जाएंगे? गग्गर नदी के उपनाम हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई, यानी ये अपनी हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। इसके बाद है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। यानी यह सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और नदी पूछा जाए तो गग्गर नदी हो जाएगा। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काले रंग के चूड़ियों के कारण पड़ा है। और चूड़ियों को अपने पंजाबी भाषा में बंगा कहते हैं, इस कारण इसे कालीबंगा के नाम से जाना जाने लगा। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। यानी खोजकर्ता कौन? अमलानंद घोष। कब? 1952 ईस्वी में। और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन कार्य शुरू किया गया। और ये अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। यानी कालीबंगा का खोजकर्ता कौन? अमलानंद घोष। कब? 1952 ईस्वी में। और इसका उत्खनन करता कौन? बीबी लाल व बीके थापर। कब? 1961-62 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अपने उत्खनन में इस स्थान से 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर? 5 स्तर। प्रथम 2 स्तर की बात करें तो प्रथम 2 स्तर जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी प्रथम 2 स्तर मिले हैं वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरा, चौथा व 5वां स्तर सामग्री हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान यानी समकालीन है। यानी पहले 2 स्तर तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। और उसके बाद बचे 3 स्तर ये इसके समकालीन माने जाते हैं। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राक हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता। प्राग हड़प्पा सभ्यता तो क्या हो जाएगी? अपने हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हो जाएगी। और हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी अपने कालीबंगा यानी इसके समकालीन हो जाएगी। यानी कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। कालीबंगा क्या था? सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ एक नगर था, यानी नगरीय सभ्यता थी। मकान बनने में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग, यानी जिसे धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, यानी मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण कालीबंगा को अपने दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता सुडौलता का क्या है? अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काले व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कितनी? 2 फसलें उगाते थे। तो पूछा जाए जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, जो कि अपने कहाँ हो जाएगी? हनुमानगढ़ में हो जाएगी, जहाँ एक साथ कितनी फसलों की बुआई की जाती थी? 2 फसलों की बुआई
की जाती थी, यानी मिश्रित कृषि यहाँ पे लागू थी। कालीबंगा से मिली कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों में संवादान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में कितने 6 छिद्र मिले हैं, यानी पूछा जाए कहाँ से उत्खनन के दौरान बच्चे की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, तो अपने कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज के प्रमाण मिलते हैं, यानी सर्जरी के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो अपने कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नालियाँ, बैलगाड़ी, बेलनाकार मोहरों का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान था। यानी यहाँ से अपने क्या क्या मिला है, एक तो बच्चे के सिर में से 6 छिद्र मिले हैं जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, हवन कुंड मिले हैं और लकड़ी की नालियाँ मिली है और बेलनाकार मोहरें मिली है। ठीक है, तो ये अपनी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होगी। इसके बाद अपनी दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे, यानी जिसे बेड़च नदी भी कहते हैं, ठीक है, के पास बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी ये आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो 4000। जबकि अपने कालीबंगा की बात की थी तो वह अपने कितने हजार वर्ष पुरानी थी? तो 6000 वर्ष पुरानी थी। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई मिली है। यानी आहड़ सभ्यता क्या है? टीले के नीचे दबी हुई मिली है, जिसे धूलकोट, यानी धूल यानी मिट्टी का टीला, यानी जिसे धूलकोट नाम से जाना जाता है। यानी आहड़ सभ्यता का उपनाम पूछे तो धूलकोट हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने वह रतन चंद्र अग्रवाल, H.D. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। किस किसके? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया के निर्देशन में सर्वप्रथम 1953 में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का व पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण देता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। तो यहाँ से उत्खनन में क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक देखने को मिले हैं, जो आहड़ को लाल काली मिट्टियों के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है। क्या हो जाएगा? ताम्रवती नगरी। उपनाम पूछे तो आहड़ का एक तो अपने बात कर ली धूलकोट, यानी धूल यानी मिट्टी का टीला, और दूसरा अपने ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता? आहड़। उसके बाद जो यह तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया, यानी यहाँ से तांबे के अत्यधिक औजार और उपकरण देखने को मिले, जिस कारण इसे अपने आहड़ यानी ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पे यहाँ की रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत को भी अनुमान भी लगाया जा सकता है। यानी यहाँ रंगाई छपाई के कारखाने भी स्थापित थे, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है इसके द्वारा। इसके आगे बात करें अपने गिलूंड सभ्यता। अगली सभ्यता हो जाएगी अपनी गिलूंड सभ्यता, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में स्थित है। गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर। तो गिलूंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद जिले में। नदी पूछी जाए तो बनास। और अपने आहड़ सभ्यता की बात की थी, आहड़ नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। तो गिलूंड सभ्यता अपने किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी। किससे जुड़ी है ये अपनी गिलूंड सभ्यता? आहड़ सभ्यता से। यह सभ्यता प्रकाश में लाएगी, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बनास संस्कृति के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो गिलूंड सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957 से 58 ईस्वी में बीपी लाल और के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। किसके निर्देशन में? बीपी लाल के निर्देशन में। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.H. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ क्या हुआ? उत्खनन हुआ। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। तो इसका अपने समय काल भी पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? 1900 से 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा। गिलूंड
से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादी, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले और चित्रित मृदभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि गिलूंड में इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। यानी आहड़ सभ्यता में तो क्या था, धूप में सुखाई गई और पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जबकि गिलूंड सभ्यता में अपने पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये अपने गिलूंड सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखते हैं अपनी बागोर सभ्यता कौन सी हो जाएगी। चौथी सभ्यता अपनी बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 ईस्वी में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। किसके निर्देशन में? वी.एन. मिश्र। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक के होने का प्रमाणित करते हैं। यानी क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं कि यहाँ के निवासी क्या थे? आखेटक थे, जो आखेट करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, यानी मांसाहारी थे। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुइयां सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद है अगली सभ्यता हो जाएगी अपनी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता अपने नीम का थाना में स्थित है। यानी गणेश्वर सभ्यता अपने नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे। अब जिला पूछा जाए तो सीकर, कौन सा स्थान? नीम का थाना। उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति है। कौन सी है? ताम्रयुगीन संस्कृति है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। कितने? 2800 ईसा पूर्व। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध एवं उपकरण मिले हैं, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध हुए हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबे का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं और यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता की ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। यानी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो अपने गणेश्वर सभ्यता को कहेंगे। और अलग प्रकार से प्रश्न आ जाए, यानी ताम्रवती नगरी, तो नगरी अपने बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? आहड़ सभ्यता के बारे में, ताम्रयुगीन नगरी। ठीक है, ये अपने ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाए तो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। तो पूछा जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो अपने कहाँ से होती थी? गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर से होती थी। तो ये अपने मेन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखते हैं अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी थी। तो अन्य सभ्यताओं में पहली सभ्यता अपने भीलवाड़ा भीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालोर में। यह एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन किसने? R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्पायर सुरा पात्र एवं एक यूनानी सुराही मिली है। तो पूछा जाए कहाँ से एक रोमन एम्पायर प्राप्त हुआ है? तो भीनमाल सभ्यता जालोर से। इसके बाद है इसके विदेशी व्यापार के केंद्र होने की पुष्टि होती है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। यानी यहाँ से प्राप्त होता है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाना सभ्यता ईसवाल सभ्यता उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य नगर में स्थित बेराट जयपुर की बिज्जक पहाड़ी। कौन सी? बेराट सभ्यता की बात आ गई। बेराट सभ्यता कौन सी? की जयपुर में बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े थे। बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले हैं? तो ये अपने हो जाएंगे बेराट सभ्यता जयपुर से। बेराट के समीप अशोक का भाभरू शिलालेख प्राप्त हुआ है,
जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। इसके बाद है बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता अपनी हो जाएगी उदयपुर की, जो प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुई उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़, ओछियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर सभ्यता गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुर सभ्यता जयपुर, नगरी सभ्यता झुंझुनू, नोहा सभ्यता भरतपुर, नगर सभ्यता टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन, 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों के अनेक बस्तियों के उल्लेख मिले हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर में अपने ऊपर सेतु बनवाकर स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने यहाँ भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र स्थल मरुस्थल में बदल गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे। यह प्रमाण हो सकता है कि उसके बाद अपने महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल द्वीप यानी बीकानेर जंगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष मेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ते हुए मारा गया था। उसके आगे बात करें भारतीय इतिहास में भांति महाभारत के युद्ध में भी पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास कारक में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानकारी के पर्याप्त पुख्ता सबूत यानी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी अनेक अपेक्षा अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगी है और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से देखी जाएगी। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। तो आज की क्लास में अपने क्या पढ़ लिया, पहले राजस्थान का सामान्य परिचय जिसमें राजस्थान के उपनाम पढ़ लिए, उसके बाद अपने इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ लिए और कुछ सभ्यताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने राजस्थान के जनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को विदित होगा कि अपने राजस्थान में आयोजित होने वाली हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती का एग्ज़ाम दिसंबर माह में है, जिसके लिए अपने हिंदी की क्लासें शुरू कर दी है। यानी हिंदी का सबसे बड़ा पोर्शन देखने को मिला है 50 नंबरों का, उसी की क्लासें अपने शुरू कर दी है, जिसमें से 6 से 7 क्लासें हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने राजस्थान यानी हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती हिंदी के नाम से। आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं और ये अपने आर्ट और कल्चर की क्लासें उस भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आप इसे देखते हैं तो ये अपने एक रामबाण तरीका है उस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने की। तो आज की क्लास में इतना ही, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको मैं ये बुक प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप सेल्फ भी इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।